तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार्ट टू ओरिजिन लैंड के चैप्टर नंबर 388 में आप सभी का स्वागत है। तो ये एपिसोड लास्ट में होकर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो जाने वाली, क्योंकि इस एपिसोड में हम लोग वापस से जियोजिन को देखने वाले हैं और साथ में इसमें हम मोरोसा को भी देखने वाले हैं कि कैसे उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है। और साथ में हम रिजरेक्शंस को भी देखने वाले हैं कि जितने भी मरे हुए बंदे हैं जो कि अभी तक ख़त्म हो चुके हैं, चाहे वो चींटी से लेके इंसान या फिर कोई मॉन्स्टर से क्यों ना हो, लू फेंग उन सबको रिजरेक्ट कर सकता है। तो चलो चैप्टर पे आते हैं। अब जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग सारे बंदों को बुलाता है और सभी लू फेंग के पास आ जाते हैं। लू फेंग उन 23 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन बीइंग्स की तरफ देखता है और साथ में 10 मिलियन हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स भी वहाँ मौजूद थे। अब यहाँ पे लू फेंग इन सबको इतना भाव इसलिए दे रहा था क्योंकि फ्यूचर में लू फेंग को अपने इन्हीं सारे सब ऑर्डिनर्स की ज़रूरत होगी ताकि वो अपने इतनी बड़ी से टेरिटरी को कमांड कर सके। ये तो है ना कि लू फेंग वहाँ पर जाके अपने क्लोन को भेजेगा, वहाँ पे मैनेज करेगा या फिर कुछ और करेगा। उसे कल्टिवेशंस पे भी तो ध्यान देना ही है। भले लू फेंग लॉर्ड बन चुका है लेकिन लॉर्ड में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। यहाँ पर अभी तक लॉर्ड्स पूरी तरह से एग्जिस्टेंस ऐसे नहीं बन के हैं कि वहाँ पे हर कोई बंदा उनसे डरे। भले ही यहाँ पे पावरफुल हो चुके हैं लेकिन वो सुप्रीम बेइंग वन अबव द ऑल नहीं बने हैं, तो फिर भी उन्हें कल्टिवेशंस पे ध्यान देना ही होगा। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि टेरिटरी होती जो प्रैक्टिशनर फैक्शंस की वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, इसलिए उन्हें इन सब की ज़रूरत होती है। और वापस लू फेंग उन सब टेरिटरी को जो कि उसने खो दिया है रिक्लेम करेगा, तो उन सबको भी तो उसे चलाना होगा और साथ में लू फेंग अपने टेरिटरी को आगे चलकर एक्सपैंड भी करेगा। यहाँ पे काउंटलेस ऑरिजिन वर्ल्ड्स, बिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी वर्ल्ड्स और नेचुरली फॉर्म ट्रेजर रिच मिनरल लैंड्स मौजूद हैं जो कि हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म प्रैक्टिशनर से इन सबको मैनेज करेंगे। अब यहाँ पर लू फेंग इन सब के बारे में बात कर रहा होता है और ये सब ऐसे थे। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स भी कम पड़ जाते हैं, तो इसलिए जितने भी सरेंडर इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स मौजूद थे, मतलब कि वो दूसरे फैक्शंस के जितने भी सरेंडर कर चुके होते हैं, लू फेंग क्या सकते तो उन्हें सोल स्लेव की तरह या फिर किसी और तरीके से उन्हें कंट्रोल कर लेता है और उसे मैनेज करता है। अब यहाँ पे लॉर्ड्स उन सब मामले में नहीं पड़ता है, जितने भी हाई लेवल वर्ल्ड क्लास है वो संभालते ही हैं। जिसके साथ लू फेंग अपने सब ऑर्डिनेट्स को देखते हुए कहता और इस्तेमाल करते हुए कहता कि ये हमारी पहली मुलाकात है। फ्यूचर में तुम सारे मेरे लिए इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिसाइड करोगे और जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर होंगे सिर्फ वही लाकर मुझे बताओगे, फालतू के बकवास में साथ मत करना। अब यहाँ पे सारे सब ऑर्डिनेट्स उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। उसके मन में अपने लू फेंग की पूरी तरह से छाप छप चुकी होती है, मतलब एक तरीके से वो अपने लू फेंग को अपना लॉर्ड मान चुके होते, वो उसके अधीन हो चुके होते हैं। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि उस हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के अंदर की गेम और ये फया भी होती हैं जो कि प्रीवियसली लू फेंग को डार्क होली रेलम में गार्ड भी की होती है और उसको सिखाई भी होती है, उसको हाई लेवल मॉन्स्टर से फाइट करवा के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की होती है। इसके साथ गी के और ये फया जो होते हैं वो लू फेंग से काफ़ी दूर में खड़े होते हैं। वो लू फेंग की तरफ देख कर कहते हैं कि अभी तक तो 2000 एपोज भी नहीं हुआ है और वो ऑलरेडी एक लॉर्ड बन चुका है। ये उनके लिए एक सपने की जैसा होता है। लास्ट टाइम जब उन्होंने लू फेंग को गार्ड किया था तो लू फेंग अर्ली एक सेमी ह्यूमन प्रैक्टिशनर फ्यूजन पाथ वाला बंदा था, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं था। वो चाहते तो लू फेंग को पलक झपकते ही मार सकते थे, लेकिन अभी लू फेंग की अपीयरेंस सेम थी लेकिन उसकी ऑरा बाउंडलेस हो चुकी थी, उसके हर एक वर्ड्स के अंदर प्रेशर्स मौजूद थी। अब यहाँ पे लू फेंग एक हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस बन चुका था और फिर से राइटर्स काफ़ी ज़्यादा बकवास करते तो सबको स्किप करते हैं। अब यहाँ पे ये सब बात होने लगती है और लू फेंग उनसे कहता है कि तुम्हारे टास्क बहुत ही जल्द बदलने वाले हैं और तुम्हारे टास्क डिटेल इन्फॉर्मेशन सबको दे दिए जाएंगे। और वो कहता कि जितने भी 23 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स बीइंग से और साथ में चेंग वो यहाँ पे रहो और जितने भी हाई लेवल ह्यूमन बीइंग से वो अभी के लिए फिलहाल में जा सकते हो। जिसको सुनकर वहाँ पे लगभग 10 मिलियन हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स बड़े ही रिस्पेक्टफुली तरीके से चले जाते हैं। वो लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं कि कम से कम वो अपने लॉर्ड लू फेंग के कॉम्बैट क्लोन को देख पाए हैं। अब यहाँ पे चैंग काफ़ी ज़्यादा लकी था क्योंकि जितने भी हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे वो सभी जा चुके थे, सिर्फ अपना एक चैंग ही होता है जो कि वहाँ पे मौजूद था और वो एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म होता है। लू फेंग ने उसको रोका था क्योंकि यार पास्ट में उसने लू फेंग के साथ अच्छे से बिहेव किया होता है, इसलिए बस लू फेंग उसका भला कर रहा होता है। अब यहाँ पे वो लोग चेंग के बारे में जानते थे क्योंकि वो चेंग
लू फेंग के ही डार्क वर्ल्ड क्लस्टर से बिलोंग करता है। चेंग का उस वक्त बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था और वो अभी पर्सनली लॉर्ड के द्वारा रिजोनेट भी किया जा रहा है, जिसके साथ वो सभी को कहता है लू फेंग की मुझे अंदर की तरफ फॉलो करो। लू फेंग मुड़ता है और वो अपने केव रेजिडेंस में आ जाता है जहाँ पे 23 वर्ल्ड और बाकी सारे उसको फॉलो करते हैं। अपना चैंग भी मौजूद था, जिसके साथ वहाँ पे हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि यार काफ़ी ज़्यादा नर्वस था और एक्साइट भी था, क्योंकि लॉर्ड उसे रोके हुए थे। वही इकलौता हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स था और ये यहाँ पे सोचने लगता कि क्या लॉर्ड मुझे प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ इकलौता हाई लेवल लाइफ फॉर्म ह्यूमन बीइंग्स हूँ। और यहाँ पे वो इन सब के बारे में सोचने लगता है। अब यहाँ पे उससे भी लॉर्ड ने समन किया था, जिसके साथ जितने भी वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे वो सब अपने चैंग की तरफ ही घूर कर देखने लगते हैं, क्योंकि वो सब एक वर्ल्ड लेवल के थे और उनके लिए हाई लेवल कोई मायने नहीं रखता है। हाई लेवल को ये चींटी की तरह मसल कर मार डालेंगे, लेकिन फिर भी एक हाई लेवल उनके बीच में मौजूद था जो कि अपने लॉर्ड के पास था, जिसके साथ वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और बहुत ही जल्दी वो उसके पूरे डिटेल्स के बारे में जान जाते हैं, जिसके साथ हमें टियानू सी केव का रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है। लू फेंग लेक साइड में बैठ जाता है और उसके सारे सब ऑर्डिनेट्स वहीं पे ऑब्जर्व कहते हैं, वहाँ पे बैठ जाता है। लू फेंग सबको देखने लग जाता है, जिसके साथ लू फेंग उन सबको कहता है कि जो वॉर थी हमारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस और इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस की वो फिलहाल में ख़त्म हो चुकी हैं और हमारे कुछ ऐसे टेरिटरीज हैं जिसे कि दूसरे फैक्शंस ने ऑक्यूपाई करके रख रखा है, तो हमें उन्हें एक एक करके वापस लाना होगा और यहाँ पर तुम सबके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम उन सारे रीजन्स को गार्ड करोगे। तो ये सुनकर वो सभी हामी भरते हैं। अब यहाँ पे उन सभी वर्ल्ड लेवल ह्यूमन बीइंग्स को, मतलब अपने लाइफ फॉर्म प्रैक्टिशनर बीइंग्स को अपने मेन कॉम्बैट क्लोन्स को वहाँ पे छोड़ना होगा, ताकि अगर कुछ भी आपदा आए या फिर यहाँ लो इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के बंदे ही अटैक करे तो उनको प्रोटेक्ट करे या फिर वो लू फेंग को बता सके। ऑफ कोर्स लू फेंग अपने टेरिटरी पे एब्सोल्यूट कंट्रोल करते ही होगा, क्योंकि वो सब चीज़ देख पाए, बल्कि वो यहाँ पे छोटे मोटे जैसे हाई लेवल लाइफ फॉर्म्स हो गए वो अटैक किए तो उसको वर्ल्ड क्लास को संभालना होगा, ये सब छोटे मोटे करनी होगी। जिसके साथ लू फेंग अनाउंस करते हुए कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने रीजन्स के अंदर 4 रीजनल कमांडर्स को रखूंगा और टोटल में 19 गैरिजन जनरल्स को भी बनाने वाला हूं। मतलब जो रीजनल कमांडर्स से 4 उनकी पोस्ट हायर होगी 19 गैरिजन जनरल से, और यहाँ पे सब कुछ रेलम के अनुसार ही होने वाला है। और लू फेंग अपने रेलम के अनुसार सब चीज़ें एक झटके से ही प्लान कर लेता और सबको बता देता कि तुमको ये करना है। अब यहाँ पे जितने भी हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे वो इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड थे, यहाँ तक कि कीगे और ये फेया की ही बातें कर लो, उनकी भी रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि उनका लू फेंग के साथ कनेक्शंस था, उन्होंने लू फेंग के लिए काफ़ी अच्छा कुछ किया था पास्ट में। जिसके साथ टियांग लैंग कैंग इन सारे असाइनमेंट को देखने लगता है और उसके पास नोटिस आते हुए उसे पता चलता कि उसे गैरिसन जनरल के अंदर रखा गया है, मतलब रीजन कमांडर्स में उसे नहीं डाला गया है, जबकि वो लू फेंग के सेम डार्क वर्ल्ड क्लस्टर से बिलोंग करता होता है, उसे लोअर पोजीशन मिली होती है। अब ये वर्ल्ड क्लास लेवल लाइफ फॉर्म अभी हाल फिलहाल में बना था, जिसकी वजह से टियांग लैंग की पावर्स बाकी सबसे काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं और यहाँ पर उसे 19 जनरल गैरिजन के अंदर डाला था, जो कि 4 रीजनल कमांडर्स की अथॉरिटी से काफ़ी नीचे होती है। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि मेरे बॉर्डर्स के अलावा यहाँ पे ऐसे 3 टेरिटरीज हैं जिसको देखने की ज़रूरत है। जिसके साथ वहाँ पे जितने भी ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे वर्ल्ड क्लास वो सभी टेंस हो जाती, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग उन सारे रीजन्स को वापस से लाने की बात कर रहा होता है, उन सबको वापस में मिलाने की बात कर रहा होता है। यहाँ पर लू फेंग उन सबसे कहा था कि अभी के फिलहाल हम तुम सब में से सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन कितना सब गवर्न कर सकता है, मतलब कि वो उसे टेरिटरी असाइन करने वाले होते हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जिसके पास जितनी ज़्यादा टेरिटरी होगी उनके पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज आने के चांसेज हो जाते हैं। और टियांग लैंग सोचने लगता है कि क्या मैं इस बार चूज हो सकता हूँ, क्या मुझे वो टेरिटरी मिल सकती है काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पे लॉर्ड और वो सेम क्लस्टर्स में थे और वो सोचता है कि इस टाइम मैं यहाँ पर लू फेंग से मिलने के लिए नहीं गया था और फिलहाल में मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम है, और यहाँ पर वो डाउट में भी था और आशा में भी था कि क्या पता किस्मत अच्छी और लू फेंग उसे असाइन कर ले। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि मेरी टेरिटरी 3 पार्ट्स में 3 डोमेन्स में डिवाइड होती है, मतलब वो गैरिजन और साथ में वो सारे जो 4 थे वो अलग चीज़ थी, वो अलग काम करती है। लेकिन यहाँ पे लू फेंग डोमेन की बात कर रहा है, टोटल एरिया के 3 पार्ट्स किए जाएंगे और वहाँ पर तीनों को अलग अलग गवर्न किया जाएगा और जो भी अच्छे से करेगा
मतलब जिसके पास भी होगा तो समझ लो उसके पास कितनी सारी रिसोर्सेज की भरमार हो जाएगी, क्योंकि वो पूरे की एरिया को 1/3 को ऑक्यूपाई करेगा। जिसके साथ लूफिंग कहता है कि मेरी फर्स्ट डोमेन ओवरसियर चैन सी को बिलोंग करती हैं, सेकेंड डोमेन ओवरसियर वो जू हुओ को बिलोंग करती हैं, और साथ में जो थर्ड डोमेन है वो ओवरसियर गुआंग यून को बिलोंग करती हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बैल्डमैन को, जो कि एक चैंसी ही होता है। उसकी ऑरा काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रेन होती है, क्योंकि वो लूफिंग के सामने अपना ऑरा को रिलीज़ नहीं करना चाहता था, और ये भी एक फ्यूजन पाथ का प्रैक्टिशनर है। लेकिन इसने पहले ये वर्ल्ड क्लास लाइफ फॉर्म बना था, उससे पहले ये एक बॉडी रिफाइनिंग मतलब ये ब्लड लाइन रिफाइनिंग प्रैक्टिस करता था। बाद में ये फ्यूजन में तब्दील हो गया था, और यहाँ पे इसकी पावर्स इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी, और इसे सिलेक्ट किया गया होता है। अब यहाँ पे ये बताया जाता है कि इसकी पावर्स वर्ल्ड लेवल लाइफ फॉर्म में टॉप 3 में आती है। ये काफ़ी ज़्यादा हम्बल था, वेल कनेक्टेड था, और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी एपो से काफ़ी अच्छी थी, और लॉर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। इसलिए लूफिंग ने बिना किसी हेसिटेशन के इसको चूज कर लिया होता है। वहीं पे जो हुओ की बात करें तो एक ग्लैड डीप पर्पल स्किल्स का बंदा था, और वो अपने 3 ओवरसीयर्स में सबसे कमज़ोर होता है, जो कि लेट स्टेज वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स का रेलम का बंदा होता है। मतलब इससे ऊपर भी परफेक्शन होती है, लेकिन ये लेट था, जो कि इसकी पावर्स सबसे तीनों में से कमजोर होती हैं। लेकिन प्रीवियसली इसने अपने आप को अच्छा परफॉर्म किया था। ये लेट स्टेज होने के बावजूद ये अपने प्रीवियस काम को काफ़ी आउटस्टैंडिंग तरीके से किया था, जिसकी वजह से लूफिंग ने इसको चूज किया था। जिसके बाद थर्ड गुआंग यू, जो कि एक हॉर्न मैन था, ये वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स था, जो कि परफेक्शन स्टेज पे था, और वो अपने चैन सी के सेकेंड नंबर पे आता है, मतलब वो सेकेंड नंबर पावर पे आता था। लूफिंग इसको कमांड करने के लिए दिया था। अब यहाँ पे लूफिंग इन तीनों को इसलिए चुनता है क्योंकि इनकी जो पास्ट की रोल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जिसके साथ जू हुओ को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं चूज हो चुका हूँ, क्योंकि इसकी पावर्स कम थी तो उसे नहीं लगा था कि यार उसको चूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसने पहले युवान के द्वारा फेवर किया गया था, जिसकी वजह से युवान उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते, तो उसे लगता था कि यार लूफिंग उसे नहीं सिलेक्ट करेगा, लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पे जू हुओ को रियलाइज होता है कि ये जो लॉर्ड है लूफिंग वो स्ट्रेंथ के बजाय कैपेबिलिटीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं। उसके लिए वहाँ पर पावर्स का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा लेट और परफेक्शंस में भी बहुत बड़ा गैप होता है, लेकिन फिलहाल पावर्स कम होने के बावजूद उसको चूज कर लिया गया होता है। और यहाँ पर इसके पास परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए सिलेक्ट किया गया था। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है टियांग लैंग को, जो कि इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहता है कि मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन वो समझ जाता है, क्योंकि यार जब वो अपना लूफिंग वो कैजुअल से ब्रेक थ्रू नहीं किया था, तो उस वक्त सारे उसके वर्ल्ड क्लस्टर्स के हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स वो गए थे लूफिंग से मिलने के लिए, जबकि वो नहीं गया होता है, और ये उसकी बहुत बुरी किस्मत होती है। अब यार लॉर्ड उसको चूज नहीं कर रही है तो नेचुरल वाली बात होती है। लूफिंग यहाँ पे टियांग लैंग को ही देखता है और सोचता है कि टियांग लैंग उसकी नेचर काफ़ी ज़्यादा खराब है, वो इस ओवरसी के लिए काफ़ी कुछ सुटेबल नहीं, मतलब उसको नहीं चूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे लूफिंग भले ही उसके साथ सेम ऑरिजिन शेयर करता हूँ, लेकिन लूफिंग उसके पास्ट इंसिडेंट्स के कारण उसके टेम्परमेंट को पहचान गया होता है। लूफिंग ये समझ जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्राइडफुल है, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग को ही रिस्पेक्ट देता है, बल्कि वो वीक को कुछ भी नहीं समझता है, और यहाँ पर वो वीक के बारे में कुछ सोचता भी नहीं है। यहाँ तक कि हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स जो कि उसके खुद के सेम वर्ल्ड क्लस्टर से बिलोंग करते हैं, उसके साथ भी उसकी काफ़ी बुरी रिलेशनशिप थी, यहाँ तक कि वो उनको रिस्पेक्ट नहीं करता था। तो आखिरकार वो वीक को कैसे अच्छे से ट्रीट करें हम, और टियांग लैंग के बारे में अपना लूफिंग केयर भी नहीं करता है, और ऐसी पर्सनैलिटी लूफिंग को काफ़ी बुरी लगती है। लूफिंग कभी भी ऐसे पर्सनैलिटी को चूज करेगा ही नहीं। और यहाँ पे 100 वर्ल्ड क्लस्टर्स की बात करें तो वो उसको मैनेज करने के लिए देगा ही नहीं, और डायरेक्टली ये सब होने के साथ या उसके अंदर और भी हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स आएंगे तो टियांग लैंग तो सबको सप्रेस करने लगा, इसलिए वो लूफिंग उसको नहीं चूज करता। और यहाँ पर लूफिंग को उन सबको संभालना था, तो लूफिंग इससे काफ़ी ज़्यादा कॉशियस होता ही है, जिसके साथ और बकवास होती है, लेकिन फाइनली इसको एस्केप करते हैं। और फाइनली लूफिंग चैंग की तरफ देखता है, और यहाँ पे वो कहता है चैंग, तो चैंग भी उसकी तरफ एक्साइटेड होते हुए कहता है लॉर्ड। अब इस मोमेंट पे यार चैंग अपने लूफिंग के लिए जान भी देने को तैयार हो गया था, मतलब कह सकते हो कि वो कुछ ज़्यादा ही खुश होता है। जिसके साथ लूफिंग कहता है कि देखो मेरी जो डार्क वर्ल्ड क्लस्टर्स हैं वो मेरी एब्सोल्यूट टेरिटरी है, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी डार्क वर्ल्ड क्लस्टर्स अच्छे से डेवलप हो, इसलिए तुम अपने साथ कई सारे हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को ले जाओ और वहाँ पे अच्छे से कंस्ट्रक्शंस कराओ, उसे भली भांति अच्छे से कर देना,
क्योंकि वो मेरी एब्सोल्यूट टेरिटरी है। अब यहाँ पे लूफिंग अपनी पर्सनली वहाँ पे खुद की चीज़ बनाना चाहता था, वो अपने क्लैडवर्ड क्लस्टर्स को अच्छे से बड़ा करना चाहता था कि वहाँ पे अच्छे अच्छे टैलेंट उभर कर आ सके। वहाँ पे ऑब्वियस से कई सारे टैलेंट बंदे मौजूद हैं जो कि अर्थ से ही बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर लूफिंग उसको कहता, अब चैंग कहता है कि आपका ये सब ऑर्डिनेट कोई भी कोई भी इफर्ट नहीं छोड़ेगा, जिसके साथ लूफिंग कहता है ठीक है, जिसके साथ वहाँ पर ऐसा कर रहा था। अब लूफिंग उसको इसलिए देता है क्योंकि उसकी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लूफिंग सारे सब ऑर्डिनेट्स को कहता है कि देखो मेरे डोमेन के अंदर 93 वर्ल्ड क्लस्टर्स बाकी हैं, जो कि अभी उनमें से कुछ एनिमीज़ के पास मौजूद हैं। जो 65 वर्ल्ड क्लस्टर्स हैं उसे इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस ने सीज कर लिया है, जो कि हमारे लॉर्ड्स के द्वारा फिर से रिक्लेम कर लिया जाएगा। रिमेनिंग के जो 28 बाकी वो 2 फोर्सेस के द्वारा लिए गए हैं, पहला ब्लड क्रेन टेरिटरी और दूसरा ओमिनो, जिसके साथ लूफिंग चेंसी से कहता कि जाओ तुम ब्लड क्रेन टेरिटरी के अंदर जाओ, उनसे कहो कि हमारे जितने भी वर्ल्ड क्लस्टर्स को तुमने ऑक्यूपाई किए हैं वो हमें वापस लौटा दो। अगर उसने रिफ्यूज किया तो सिंपली तुम वापस आ जाना। तो चेंसी भी कहता कि मैं समझ गया। इसके साथ लूफिंग गैंग यू को कहता है कि तुम ओमिनो के पास जाओ और सेम डिमांड करना, अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो उसे बहस मत करना, आराम से वापस आ जाना, बाकी मुझ पर संभालना, मैं संभाल लूँगा। अब यहाँ पे 8 लॉर्ड्स थे, वो अपने टेरिटरी को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि कुछ वर्ल्ड क्लस्टर्स इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स था, तो यहाँ पे वो फाइट नहीं करना चाहते थे, तो यार वो सारे वर्ल्ड क्लस्टर्स तो अब लॉर्ड्स के पास ऑब्वियसली वापस आ ही जाएंगे। 8 लॉर्ड्स बड़ी आसानी से उनको वापस ले लेगा। वहीं पे आई स्पीक फैक्शंस जो कि 100 वर्ल्ड क्लस्टर्स को ऑक्यूपाई किया था, तो ये सबसे लास्ट में डील की जाएगी, क्योंकि ये आई स्पीक फैक्शंस वही है जिसके अंदर पावरफुल बैंक्स 11 पावरफुल बैंक्स मौजूद थे, और वो कह रहे थे कि हम तो लॉर्ड से भी नहीं डरते, क्या ही कर लेंगे, लेकिन उनसे भी फाइट देखने को काफ़ी जल्दी मिल सकती है। और यहाँ पे उनसे लड़ने के लिए अपने 8 लॉर्ड्स को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी के छोटे मोटे हैं, छोटे मोटे तो नहीं कह सकते, लेकिन वो उससे थोड़े से कमज़ोर है, तो उसको पहले वो संभालने की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे 11 फोर्सेज मौजूद थे, और यहाँ पे वो उनको चांस देना चाहते थे कि यार बच्चे तुम वापस हो जाओ, अगर तुम रिफ्यूज करोगे तो सिंपली वॉर होगा। और यहाँ पे लॉर्ड्स ने अपनी पावर्स को दिखा लिया है, तो जितने भी वीकर फैक्शंस है वो ऑब्वियस है कि वो वापस रिट्रीट कर ही लेंगे। अब यहाँ पे 11 फोर्सेस के अंदर ऐसे दो फोर्स थे जो कि इटर्नल लैंड में सीट को होल्ड करते थे, वहीं पे 9 इटर्नल लैंड में पावर को होल्ड नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास सीट्स नहीं हैं तो वो कमज़ोर हैं, क्योंकि बताया जाता है कि 9 सॉवरीन में सिर्फ 5 ऐसे थे जिनकी पावर्स, जिनकी सीट इटर्नल लैंड में नहीं है, लेकिन फिर भी उन 5 की पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होती हैं। और यहाँ पे इन 2 फोर्सेस के साथ लूफिंग डील करना चाहता था, जो कि होता है ब्लड क्रेन टेरिटरी और ओमिनो, जिनकी फाउंडेशंस काफ़ी ज़्यादा डीप हैं। अदरवाइज वो अपने लूफिंग और अपने लॉर्ड से पंगा नहीं लेते। जैसे इंस्टेंस में बताया जाता है ओमिनो के बारे में, जो कि एक बार ह्यूमन स्पेस के अंदर टॉप 3 में रैंक करता था, और बाद में आगे चलकर इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स ने उसको क्रॉस कर दिया, तबाह हो गई, मारे गए, जिसकी वजह से वो इतना पीछे हो गए और अभी वो एक फैक्शंस बन के रह गए। और यहाँ पे लूफिंग सोचता कि मैं आशा करता हूँ कि वो सब समझ जाए कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिसके साथ फाइनली में सीन चेंज कर ऑरिजिन वर्ल्ड के ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के प्रैक्टिशनर फैक्ट्री के टेरिटरी के डार्क वर्ल्ड क्लस्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जीजिन ह्यूआंग सिटी पे खड़ी होती और पूरे स्ट्रीट्स को देखते हुए कहती कि तो ये है ऑरिजिन कॉन्टिनेंट। अब बताया जाता कि जीजिन आखिरकार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में कैसे आए, क्योंकि वो बंदी सिर्फ एक अंडाइंग सी बेइंग थी जो कि काफ़ी कमज़ोर थी, क्योंकि यहाँ पे जब लूफिंग लॉर्ड बना था तो उसने अपने ऑरिजिन वर्ल्ड को कंट्रोल कर लिया, और जीजिन वो ऑरिजिन वर्ल्ड की एक फेवरेट चाइल्ड बन चुकी, जिसकी वजह से जीजिन को कोई भी लॉ छू नहीं सकता और वो उससे इम्यून हो चुकी थी। यहाँ तक कि वो ऑरिजिन वर्ल्ड के ऑरिजिन पावर्स को भी विल्ड कर सकती थी, जिसके साथ जीजिन लूफिंग की तरफ देखते हुए कहता कि लूफिंग आखिरकार तुम किस लेवल तक पहुंच चुके हो, क्योंकि यार जीजिन को सभी चीज़ों की नॉलेज आ चुकी थी। अब यहाँ पे लूफिंग ने रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया था, जीजिन के पास सारे नॉलेज आ चुके थे, यहाँ तक कि जीजिन के पास अपने सुप्रीम लॉज के भी सीक्रेट्स आ चुके थे, वो उन सबको भी समझ सकती थी। अब लूफिंग कहता है कि तुम कह सकती हो कि मैं सबसे हाईएस्ट लेवल तक आ चुका हूँ एक लॉर्ड पे। अब यहाँ पे जीजिन कहती है कि एक लॉर्ड, अब यहाँ पे जीजिन के पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि जितना तुम मुझे बता रहे हो उसका मतलब ये है कि जितने भी गॉड एम्प्रेस है वो केज वर्ल्ड में ट्रैप होते हैं, जब वो ब्रेक थ्रू करते तो एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म बनते हैं, एक वर्ल्ड क्लास लाइफ फॉर्म बनते हैं, फिर हाई
हाईएस्ट लॉर्ड बनते हैं और तुम डायरेक्टली ऑलरेडी लॉर्ड बन चुके हो। अब उसके लिए एक सपने के जैसा होता है, जिसके साथ यहाँ पे हमें फाइनली मोरोसा को दिखाया जाता है, जहाँ पे लुफिंग उसको समन करता है, मोरोसा आ जाता है। अब जैसे ही मोरोसा अपनी जियोजिन को देखता है वो स्टन हो जाता है, वो कंप्लीटली हैरान हो जाता है कि जियोजिन यहाँ पे कैसे आ सकती है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसकी जो मिस्ट्रेस है वो काफ़ी कमज़ोर है और वो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट की इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर ही नहीं सकती है। लेकिन जबकि वो उसे सामने देख रहा था तो वो खुद डर रहा था, मतलब इनमें मोरोसा को भी अपनी जियोजिन से अब डर लग रहा था, उसे खतरे का एहसास हो रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कभी भी मार सकती है, जिसके साथ मोरोसा भी उन दोनों को ग्रीट करता है। लुफिंग उसकी तरफ देखता है। अब यहाँ पे लुफिंग जानता था कि मोरोसा एक बाउंड्री बीस्ट है, तो उसकी जो किस्मत है वो ऑरिजिन वर्ल्ड के साथ ही खत्म होने की है। लेकिन जबकि लुफिंग ऑरिजिन वर्ल्ड का कंट्रोलर बन चुका है, तो यहाँ मोरोसा की डेस्टिनी वो भी टूट सकती है। मतलब अब मोरोसा मरेगा नहीं, मोरोसा जिंदा ही रहेगा। अब यहाँ पे मोरोसा मर भी गया तो लुफिंग उसे रिजरेक्ट कर सकता है। और लुफिंग यहाँ कहता है कि हमारे ऑरिजिन वर्ल्ड के जो होम है, मैं जितने भी लाइफ से जो कि केज वर्ल्ड के अंदर मौजूद है उनको रिजरेक्ट कर सकता हूं। तो फाइनली हमें रिजरेक्शन लिस्ट की जरूरत है, जिसको सुनकर जियोजिन और मोरोसा दोनों हैरान हो जाते हैं कि क्या रिजरेक्शन। अब लुफिंग ऑलरेडी प्लान बना चुका था, उसने अपनी लिस्ट को बना लिया, जिसमें उसकी वाइफ लुपिंग, लुहाई, उसकी क्लोजिव रिलेटिव्स, उन सबकी अथॉरिटी में नेम्स थी। और लुफिंग अपने पर्सनल सर्कल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और इन एंचेस्टर्स के उस सिटी लॉर्ड सॉन्ग, थंडर गॉड, जैंगचिंग, जितने भी बंदे हैं अपने ओरिजिनल यूनिवर्स के, सब उसके मेन फैक्शंस के आते हैं। वो भी लिस्ट दे सकते हैं कि हमें इसको रिजरेक्ट करना है। मोरोसा, मास्टर डीचू, मास्टर जुओसान की वो उसकी अलग ग्रुप थी कि आप अपने अपने लिस्ट दे सकते हो। डी किंग, डी मिंग, डी फू, मोयू किंग, यान, डीचू, उन सबके अलग एडवाइस राइट्स थे कि आप लोग अपनी कह सकते हो कि हाँ आपको इसको जिंदा करना है। अब यहाँ पे ओरिजिन कंटेंट की फ्यूचर में 3 रिप्रेजेंटेटिव पावर फैक्शंस होने वाले, ह्यूमन, एम्प्रेस और मोनार्चेस के, और तीनों बैलेंस होकर चलेंगे। तो फाइनली हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे उन सबके रिजरेक्शंस को, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।